हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है खान सर की नोट्स का बायोलॉजी वाला सेक्शन सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। और खान सर की नोट्स से ही हम लोग कर रहे हैं। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जो है आज ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे ऊतक और कंकाल तंत्र, इसके अलावा पाचन तंत्र। ये 2-3 चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। इसी में इंक्लूड रहेगा आपका दांत वाला सेक्शन, जो दांत से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो सारे भी इसमें ऐड रहेंगे। तो आप लोग जो है जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं और जितने भी मतलब टीचर इस एग्ज़ाम होता है बिहार से संबंधित और यूपी से संबंधित, उन सब में ये काफ़ी कारगर रहेगा वीडियो। तो आप लोग देखिएगा, अंत तक देखिए और जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऊतक चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऊतक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का जो समूह होता है उन्हीं को ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे कि हमारा शरीर छोटे छोटे ऊतकों मतलब ऊतकों के समूह से मिलकर बना हुआ है, या कह सकते हैं अंगों से मिलकर बना हुआ है। एक एक अंग मिला के एक शरीर बना हुआ है। इसी प्रकार एक एक कोशिका मिलकर जब कई कोशिकाएं एक समूह बना लेती हैं तो उसी समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक का अध्ययन किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में। कई बार पूछा गया ऊतक का अध्ययन किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। और इसके जनक जो हैं, ऊतक विज्ञान के जो जनक हैं वो मालपीघी कहलाते हैं। ठीक है, मालपीघी बार बार पूछा गया है कि ऊतक के जनक कौन कहलाते हैं? तो मालपीघी कहलाते हैं। अगला है, सबसे पहले ऊतक का विकास सीलेंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा या जेलीफिश में हुआ था। तो सबसे पहले ऊतक का विकास किस में हुआ था? सीलेंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा में हुआ था। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला या एडिपोज ऊतक। ठीक है, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो एक बार रिविजन करते हैं फटाफट से। तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, जनक मालपीघी। और सबसे पहले ऊतक का विकास सीलेंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा में। और ऊतक 4 प्रकार के: संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक। और हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे कि अस्थि, अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अस्थि मतलब हड्डी। रक्त भी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन मतलब जो रक्त है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अस्थि जो है ठोस है और लसिका है। इसके अलावा ये सभी चीज़ें जो है संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू का काम करती हैं। संयोजी ऊतक का मतलब जो विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़े, वो संयोजी ऊतक है। अगला है एडिपोज ऊतक। वसा संग्रह, जो एडिपोज ऊतक होता है ये वसा संग्रह ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। ठीक है। अगला है, बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ती हैं वो वसा की कमी के कारण पड़ती हैं। अगला है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक या मस्तिष्क इसी का बना होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका ऊतक का ही बना होता है। और इसका जो मेन काम क्या है? सूचनाओं को आदान प्रदान करना। अगला है पेशीय ऊतक। अगला कौन सा है? पेशीय ऊतक। मांसपेशियाँ हमारी पेशीय ऊतक की बनी होती हैं और यह शरीर की रक्षा करती हैं, शरीर की रक्षा करती हैं। अगला है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, इससे त्वचा बनी होती है और यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। ठीक है, उपकला ऊतक जो है इससे जो हमारी त्वचा है, त्वचा हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। तो हमारी जो स्किन है वो किससे बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू की या उपकला ऊतक की। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंकाल क्या करता है? हमें सीधा खड़े होने में मदद करता है। क्या करता है? हमें सीधा खड़ा होने में मदद करता है, हमें स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा कंकाल की मदद से ही जीव आसानी से जो गति कर सकता है वो कंकाल की मदद से ही करता है। आप सोचिए कि हमारे शरीर में हड्डी ही ना हो तो फिर हम कैसे चल पाएंगे, है ना? हाथ पैर कैसे हिला डुला पाएंगे? तो इसीलिए शरीर को ये सीधा खड़ने में खड़ा होने में मदद करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, गति करने में जो है सहायता करता है। तो कंकाल मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल या शरीर के बाहर पाया जाता है। जो शरीर के बाहर पाए जाने वाले कंकाल होते हैं उन्हें बाह्य कंकाल कहते हैं। यह अत्यधिक कठोर होते हैं,
ये अत्यधिक कठोर होते हैं, शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, घोंघा, चींटी, च्यूटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख और कीट। तो जैसे इन सभी जीव जंतुओं के जो बाहर जो एक कवच नुमा जो एक स्ट्रक्चर रहता है, उसी को ही बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे कि नाखून हो गया, और जैसे कि आप जो है जो कछुआ होता है उसको देखेंगे, उसके ऊपर एक कड़ा कड़ा सा लेयर होता है, उसे बाह्य कंकाल माना जाता है। ठीक है, ऐसे इस बहुत सारे जीव जंतु है, जैसे बिच्छू भी है, उसको आप टच करेंगे तो उसका भी वो कड़ा कड़ा दिखता है, केकड़ा है ना। तो ये सभी बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आंतरिक कंकाल जो है यह शरीर के अंदर पाया जाता है। शरीर के अंदर पाया जाने वाला कंकाल आंतरिक कंकाल होता है, और बाहर पाया जाने वाला बाह्य कंकाल। जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, इन सब में जो पाया जाता है। कछुआ की पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो जो कछुआ होता है उसके जो पैर और पूंछ होती है वो आंतरिक कंकाल का एग्जाम्पल है, और जो पीठ पर पाया जाने वाला वो कठोर स्ट्रक्चर होता है वो बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है। अगर हम कंकाल को दो भाग में भी बांट सकते हैं। मतलब कंकाल जो है अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। जो मानव कंकाल है या जितने भी जानवर, जीव जंतु हैं, उनके जो कंकाल होते हैं वो दो भाग में होते हैं, अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बने होते हैं। तो अस्थि क्या होता है, ये हड्डी से थोड़ा सा मुलायम होता है, हड्डी बहुत ज़्यादा कठोर होती है। लेकिन जो उपास्थि होती है ये भी उसी का एक पार्ट है, बट ये थोड़ा सा लचीली होती है। जैसे कान का जो पिन्ना होता है, आप उसको टच करेंगे तो ये नरम नरम दिखेगा, ये आपकी उपास्थि है। अगला है, इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। जो उपास्थि बनी होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, इसी वजह से ये कठोर भी नहीं होता। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। जैसे नाक, कान, सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी एक हड्डी है। तो फ्रेंड्स इस हड्डी के दोनों किनारों पर जो है कार्टिलेज चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे नाक और कान में तो पाया जाता है, इसके अलावा जो जितनी भी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। अगला है अस्थि, बोन के बारे में हम पढ़ेंगे, हड्डी के बारे में। तो यह कठोर होती है, इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, इसी वजह से ये कठोर भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों पाया जाता है। अगला है अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट होता है। अस्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है ओसिन प्रोटीन है। बार बार ये पूछा गया है कि हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ओसिन प्रोटीन। जबकि उपास्थियों में या कार्टिलेज में पाया जाने वाला प्रोटीन कांड्रिन प्रोटीन है। ये ध्यान रखना है आपको, जो है हड्डी में ओसिन प्रोटीन, जबकि उपास्थि में या कार्टिलेज में कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे ही जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, अस्थियों में अधिकतम घनत्व 30 वर्ष की आयु में आता है। तो अधिकतम जो घनत्व या डेंसिटी आती है वो 30 वर्ष की अवस्था में आती है। अगला है, जन्म लेने वाले शिशु में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से बाल्यावस्था में 208 हो जाती हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300+ हड्डी होती है, और बाल्यावस्था तक आते आते ये कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ के 208 बन जाती हैं, और वयस्क होते होते ये 206 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर अस्थि से अस्थि या हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं, और मांसपेशी से मांसपेशी के जोड़ को सेलेक्सर कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, बार बार पूछा आता है ये। तो फ्रेंड्स, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलेंगे, लिगामेंट। तो बोन लिगामेंट, BBL। और मांसपेशी अस्थि, तो मांसपेशी, बोन और टेंडन। तो मांस जो बोन लिगामेंट, और बोन और मसल्स ये टेंडन कहलाती है, और मांसपेशी मसल्स ये सिलेक्सर कहलाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। तो ऐसे तो आंतरिक और बाह्य के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारा कंकाल होता है वो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अगर वैसे ही मानव कंकाल को बांटें तो दो भागों में बांट सकते हैं, उपांगीय और अक्षीय। ठीक है, उपांगीय और अक्षीय। तो अब हम पढ़ेंगे मानव कंकाल में एक एक हड्डी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंकाल तंत्र अलग से चैप्टर दिया गया था। तो
तो कंकाल तंत्र आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और चलने फिरने में मदद करता है। ये हो गया, यह मैंने बता दिया था आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, फिर से अगेन वही लिखा गया, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं डायरेक्ट, जो मैंने पढ़ा दिया वो नहीं बार बार पढ़ना है। तो अस्थि में देखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन और उपास्थि में कार्निटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है उपास्थियाँ क्या होती है, यहाँ पे फिर से वही चीज़ लिखा है, या मुलायम होती है, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। नाक कान हड्डी तथा बड़े हड्डियों के शीर्ष पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है। अस्थि के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये अत्यधिक कठोर होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसमें से 54 से 58% कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, वहाँ पे 60 लिखा था, यहाँ पे 54 से 58%, लगभग रेंज वही है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये एक हड्डी है और इस हड्डी के ये बीच वाला इतना पार्ट जो है हड्डी होती है, इधर वाला जो उपास्थियाँ होती है। अगला है अस्थि में रक्त नलिकाएं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो अस्थियों में क्या पाई जाती हैं, हड्डियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं जो है उपास्थियों में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन हड्डियों में पाई जाती हैं। और जो है नहीं होती क्यों, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। तो उपास्थियों में भले ही से ही तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं पाई जाती हैं, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा यहाँ पर होती रहती है। ऑक्सीजन मानव शरीर में उपास्थियों की पिन्ना, कान की नाक की हड्डी, श्वास नली के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। तो जो मानव शरीर में उपास्थियाँ कहाँ पाई जाती है, जो हमारा कान का पिन्ना होता है, नाक की हड्डी में, इसके अलावा श्वास नली के बीच में, और जो है हड्डियों के संधि स्थल पर पाई जाती हैं। जैसे ये बताया मैंने, ये इस वाले पार्ट में यहाँ पे भी उपास्थि पाई जाती है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन और उपास्थि में कार्निटिन प्रोटीन। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों में घनत्व अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच में होती है, औसत 300 होती है। बाल्यावस्था में 208 और वयस्क होने पर 206 हो जाती है। और मानव शरीर की समस्त उपास्थियों को दो भागों में अगर हम बांटें, मतलब मानव शरीर में अगर समस्त जो हड्डी हैं उनको दो भागों में बांटें, तो एक आती है अनुबंधीय या उपांगीय बोलते हैं, जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, दूसरा है अक्षीय। तो हमारे जो केंद्र खोपड़ी के नीचे जितने भी केंद्र में ये होता है वो अक्षीय में आता है, बाकी जो है हाथ पैर और बाकी कूल्हा ये सब जो है अनुबंधीय में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो एक होता है अनुबंधीय उपांगीय या एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, दूसरा अक्षीय स्केलेटन सिस्टम। तो अनुबंधीय में क्या होता है, यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक होता है। तो अनुबंधीय जो है यह शरीर को सीधा रखने में और गति प्रदान करने में सहायक होता है। उपांगीय की संख्या 126 होती है। तो जो अनुबंधीय या उपांगीय होती है इनकी संख्या कितनी होती है, 126। तो टोटल 206 हड्डी होती है मानव शरीर में, तो जिसमें से 126 तो अनुबंधीय हो गया, तो बचा 80 जो है हमारा अक्षीय होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो एपेंडिकुलर होता है उसमें हाथ आता है, पैर आता है, इसके अलावा हमारा पेल्विक गर्डल होता है और जो है पेक्टोरल गर्डल होता है। ठीक है, तो आगे में इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप हाथ से स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हाथ में टोटल जो है 30 हड्डी पाई जाती है। एक हाथ में 30 हड्डी पाई जाती है, तो दोनों हाथ में मिला के 60 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, दोनों हाथ में मिला के 60 हड्डी। तो फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा हैंड है और इस हैंड में जो ऊपर से कंधे से आके ये नीचे एक यहाँ पे एक सिंगल हड्डी पाई जाती है कोहनी तक। ठीक है, हमारे हाथ की जो कोहनी होती है वहाँ तक मिला के कंधे से लेके यहाँ तक एक हड्डी पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ह्यूमरस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये एक हड्डी होती है। ठीक है, तो दोनों हाथ में एक एक होगी, यानी कि दो पूरे दोनों हाथ में मिला के 2 हड्डी होती है।
उसके बाद कोहनी से आगे बढ़ेंगे तो कलाई तक यहाँ पे 2 हड्डी होती है, दोनों तरफ 2 हड्डी होती है, ठीक है। और जो अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है, जैसे ये हड्डी, इधर की तरफ जो ये हड्डी आई है इसे रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और नीचे के साइड जो होती है ये अल्ना कहलाती है, अल्ना। इसके अलावा जो है तो रेडियस एक हो गई, अल्ना एक हो गई, तो यहाँ तक टोटल 3 हड्डी होती है। उसके बाद अब हम कलाई में आ जाएंगे, तो कलाई वाला पार्ट है, तो कलाई में इसको कार्पल बोन कहते हैं, कलाई के पार्ट को कार्पल कहते हैं। और इसमें टोटल 8 हड्डियों का सेट होता है। ये जो गुच्छा नुमा एक हड्डी दिख रही है, टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। तो कार्पल में या कलाई में टोटल 8 हड्डी होती है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये मेटाकार्पल का है। तो ये मेटाकार्पल यानी कि हथेली का होता है। इसमें टोटल 5 हड्डियाँ होती हैं। तो कार्पल में 8 और मेटाकार्पल में 5 हड्डी होती है। उसके बाद टोटल जो है 4 उंगली और 1 अंगूठा होता है। तो एक उंगली में, प्रत्येक उंगली में 3-3 हड्डी होती है। तो जैसे एक उंगली ये है तो इसमें 3 हड्डी होगी, 1, 2 और 3। तो ये, और अंगूठे में जो हमारा मान लीजिए ये अंगूठा है तो इसमें केवल 2 हड्डी होती है, ठीक है। तो टोटल 4 हड्डियाँ हैं, तो एक हड्डी में एक उंगली में 3 हड्डी, तो 4 × 3 = 12। तो 12 हड्डी तो उंगलियों में होती है और 2 हड्डी अंगूठे में होती है, यानी कि उंगलियों में ही टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। तो उंगलियों में कितनी? 14 हड्डियाँ होती हैं। अंगूठे में 2, बाकी उंगलियों में 4-4, यानी कि 4 × 3 = 12, ठीक है। तो जो उंगली की हड्डियाँ हैं उन्हें फेलेंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलेंजिस, फेलेंजिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स ये टोटल 60 हड्डियों का हिसाब है। तो एक बार गिन लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो एक ह्यूमरस हो गया हमारा, एक रेडियस हो गया, एक अल्ना हो गया, एक कार्पल हो गया जो कि 8 हड्डियों का सेट है। तो 8 × 3 = 11, 11 × 5 = 15, 16, 16 × 14 = 30। तो एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में मिला के 60 हड्डी। तो एक बार फटाफट से इस हाथ का रिवीजन कर लेते हैं। ये ऊपर का ह्यूमरस हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 हड्डी है, तो ऊपर जो अंगूठे के साइड की है ये रेडियस, नीचे के साइड की अल्ना। उसके बाद कार्पल, जो कलाई की हड्डी है वो कार्पल कहलाएगी, 8 हड्डी है टोटल। उसके बाद हथेली में इसको मेटाकार्पल बोलेंगे, इसमें टोटल 5 हड्डी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उंगलियों की हड्डियाँ, इसमें टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं, अंगूठे में 2 और बाकी उंगलियों में 3-3 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अगला है पैर। पैर में भी टोटल 30 ही हड्डी होती है। एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में भी 30 ही हड्डी होती है, ठीक है। तो हाथों पैर दोनों में हड्डियों की संख्या जो है बराबर होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है नाम में और जो है 1-2 संख्या में इधर उधर होता है, ठीक है। तो जैसे कि पैर में टोटल एक पैर में 30। तो फ्रेंड जैसे कि इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको दिखाते हैं। फिर ये हमारा पैर है, एक पैर के बारे में हम पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरे पैर के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ से जो ये हड्डी आई है इसको फीमर बोलते हैं, ठीक है। ये वाली हड्डी कूल्हे की हड्डी होती है, इसको नहीं जोड़ते हैं, पैर में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ से जोड़ा जाता है, ये फीमर की हड्डी है। ये वाली हमारी फीमर हड्डी होती है जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और ये खोखली भी होती है, ठीक है। ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर बोलते हैं इसे, उरु अस्थि बोलते हैं, हिंदी में उसे उरु बोलते हैं, उरु अस्थि, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमारी गांठ पड़ती है, जो पैर में जो गांठ होती है उसको बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा कटोरी नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसे पटेला बोलते हैं। इसके भी ये उपास्थि होती है एक प्रकार की, ये भी हमारे कंकाल का भाग है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एक हड्डी ये आई है और एक हड्डी इसके पीछे ये आई है, ठीक है। तो ये इस वाली हड्डी को टीबिया बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? टीबिया। और इसकी जो पीछे है इसको फेबुला बोलते हैं। यहाँ पे टीबिया के बारे में लिखा नहीं गया है, लेकिन जो है ये आगे वाली जो बड़ी हड्डी होती है ये टीबिया होती है और इसके पीछे जो होती है ये फेबुला होती है। तो टीबिया हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है, ठीक है। टीबिया हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, बार बार पूछा गया तुम्हारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो टीबिया होती है। उसके पीछे फेबुला होती है और यहाँ पे जो गांठ पे होती है कटोरी के स्ट्रक्चर का, वो पटेला होता है। उसके बाद हाथ में भी पटेला जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ध्यान रखिएगा। और जो है तो इन सब की संख्या फीमर 1 है
और पटेला भी एक है, टीबिया भी एक है और फेबुला भी एक ही है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप आएंगे एडी वाला। तो एडी वाला जो पार्ट होता है उसको टार्सल बोलते हैं। वहाँ पे कलाई का कार्पल का था, यहाँ पे एडी वाला टार्सल कहलाता है। इसमें हड्डियों की संख्या 7 होती है। वहाँ पे कार्पल में 8 थी, लेकिन पैरों में टार्सल में केवल संख्या 7 होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे पटेला बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे संख्या 7 हो जाती है। ठीक है, इसलिए संख्या तभी बराबर आती है। तो यहाँ पे पटेला बढ़ने की वजह से टार्सल में संख्या एक कम हो जाती है। आगे ये यहाँ पे मेटा टार्सल होता है, वहाँ पे मेटा कार्पल था हथेली में। यहाँ पे एडी से आगे बढ़ेंगे तो मेटा टार्सल, जिसमें संख्या 5 होती है। ठीक है, वहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 ही है। और बाकी उंगलियों की जो हड्डियाँ हैं, वहाँ पे भी अंगूठे में 2 थी, यहाँ पे भी अंगूठे में 2 हैं, और बाकी उंगलियों में 12 थी सब में मिला के, और इसमें सभी उंगलियों में मिला के 12 है। यानी कि जो टोटल उंगलियों में जो हड्डियों की संख्या है वो टोटल 14 है। उस यहाँ पे हड्डियों को भी फेलेंजेस ही बोलते हैं, पैरों की उंगलियों की हड्डियों को फेलेंजेस ही कहा जाता है। ठीक है, तो रिवीजन फटाफट से एक बार करते हैं, उसके बाद काउंटिंग करके दिखाते हैं कि काउंटिंग हुआ सही हुआ कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये पैर में है एक, यहाँ पे एक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पटेला है, उसके बाद जो है एक टीबिया है, एक फेबुला है। ठीक है, यहाँ पे 4 हड्डी हो गई टोटल। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे टार्सल वाले पार्ट में। तो टार्सल में भी यहाँ पे, वहाँ पे 4 हुआ था, यहाँ पे टार्सल वाले पार्ट में भी 7 है। उसके बाद मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल में जो है यहाँ पे भी 5 है, और जो है उसके बाद फेलेंजेस 14। तो ये टोटल 30 हड्डियों का सेट हुआ। तो 14 5 19, 19 4 23, 23 7 30। तो ये हमारी टोटल हड्डियाँ हैं। बस ये इतना ध्यान रखना आपको, टार्सल वाले में यहाँ पे 7 रहेगा, वहाँ पे कार्पल में 8 था, यहाँ पे लेकिन 7 ही है, क्योंकि एक बढ़ता है पटेला एक हड्डी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। बस ध्यान रखिएगा हल्का सा। देखिए उंगलियों का आपको देख करना ही नहीं है, यहाँ पे टार्सल कार्पल की जगह टार्सल लगा देना है, और संख्या ध्यान रखनी है बस। और पैरों की जो ये सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, और ये पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं वो कहते हैं खोखली होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भार जो है भार भी उन पे होता है, और दूसरी बात उन्हें आगे चलना भी, मूवमेंट भी करना होता है, इस वजह से खोखली होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो गिन भी सकते हैं, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा हाथ और पैर की हड्डी हो गई अनुबंधीय में, इसी में है पैल्विक गर्डर, जो हमारा पैल्विक कूल्हे की जो हड्डी होती है, ये टोटल 2 हड्डी होती है। तो फ्रेंड्स, एक हड्डी ये है और दूसरी हड्डी ये है, और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये अपेंडिक्स का पार्ट है, ये हमारे कूल्हे की हड्डी में नहीं आती है, ये जो है हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ स्ट्रक्चर अपेंडिक्स होता है, यही आगे जाके पहले पूंछ बनता था, लेकिन मानव में पूंछ अब नहीं होता है, तो यही पूंछ बनता था। और जो है पैल्विक गर्डर, इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 2 है, इसको पैल्विक गर्डर बोलते हैं, और जो है श्रेणी मेखला बोलते हैं हिंदी में। और अगला है जो है क्लैविकल और स्कैपुला। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को मिला के पेक्टोरल गर्डर बोलते हैं, है ना। इन दोनों को मिला के इस क्लैविकल जो हंसली, इसे कॉलर बोन कहते हैं क्लैविकल को। और कॉलर में भी हमारे जो कॉलर बोन दोनों साइड एक एक हड्डी होती है, और इसके पुला जो हमारे कंधे पे पीछे वाले पार्ट में जो एक हड्डी होती है, दोनों साइड एक एक हड्डी होती है, तो यहाँ पे भी 2 होती है और इसको 2 होती है। इन दोनों को मिला के इसको पेक्टोरल गर्डर बोलते हैं। तो अभी मैं दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर इसका। तो जैसे फ्रेंड्स, ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो आपको दिखेगा क्लियर। हाँ, तो ये देखिए, ये जैसे ये हमारी ये कॉलर बोन है, ये फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट पर आप देखिए साइड में दोनों कॉलर बोन है। तो इसे, ये हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी होती है, और इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन को ही ब्यूटी बोन कहते हैं। और इसके पीछे ये ऐसे त्रिभुज के आकार का जो एक हड्डी दिख रहा है, ये हमारे कंधे के पीछे वाले भाग है। तो इन दोनों को मिला के पेक्टोरल गर्डर बोलते हैं। और मतलब इनमें टोटल हड्डियों की संख्या जो कॉलर बोन होती है 2 होती है, और पीछे जो कंधे पे दोनों साइड होता है वो उसमें भी एक एक होता है, तो टोटल 4 होती है। तो पेक्टोरल गर्डर में पूछा जाता है पेक्टोरल गर्डर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 4 होती हैं। और जो है जो पैल्विक गर्डर होता है उसमें टोटल 2 होती हैं। तो ये 2 मिला के हमारी 26 हड्डियाँ, 126 हड्डियाँ हो गई, जिसमें से देखिए 60 हड्डी तो हमारे हाथ में मैंने गिना दिया, एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ में 60, और 60 हड्डी की दोनों पैरों में,
इसके अलावा दो हड्डी जो है हमारे जो पेल्विक गर्डर या कूल्हे की हड्डी में होता है, और दो हड्डी हमारी कॉलर बोन, और दो हड्डी हमारी जो है पीछे स्कैपुला होता है। जो जो कॉलर बोन है उसको क्लेविकल कहते हैं, और जो पीछे जो कंधे पे हड्डी पाई जाती है उसको स्कैपुला बोला जाता है। बार बार पूछा जाता है कॉलर बोन का नाम क्या है, तो इस जो है ध्यान रखिएगा, क्लेविकल, कहाँ से कॉलर बोन, कहाँ से क्लेविकल, और पीछे स्कैपुला है, तो जो पीछे वाली हड्डी है उसको स्कैपुला कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी के बारे में या अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये टोटल 126 हड्डियों का सेट था अपेंडिक्स में या अक्षीय में। अगला है उपांगीय में। अगला हम पढ़ेंगे अक्षीय जो है एक्जियल। ये शरीर के बीचों बीच में पाई जाती है ना। ये मैंने बताया था, ये केंद्र में जो, जैसे ये हमारा शरीर है, ये खोपड़ी है, तो इसके बीच में, ये बीच वाले पार्ट में जो पाई जाती है उसको अक्षीय कहते हैं। और ये शरीर के बीचों बीच में पाई जाती हैं। ये शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। अक्षीय की कुल संख्या 80 होती है, तो उपांगीय में संख्या 126 थी और अक्षीय में संख्या 80 है, दोनों मिला के 206 हो जाएंगी। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मैंने बताया। और जैसे जन्म में जो है ज़्यादा होती है, बाद में 206 में हो जाती है कन्वर्ट। तो पहला है, इसका जो पहला अंग है कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, इसी को मेरुदंड बोलते हैं, कशेरुक दंड या मेरुदंड। ये प्रारंभ में 33 होती हैं, बाद में जैसे हड्डियाँ भी जुड़ के 206 हो जाती हैं, ऐसे ही ये मतलब पहले 33 रहती हैं और ये 26 हो जाती हैं। यहाँ पे भी कुछ हड्डियाँ जुड़ती हैं, तो ये भी हड्डियाँ का ही पार्ट है ना, यहाँ सब पे यही जुड़ती हैं, तो जो बाद में जाके 206 बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, तो जैसे रीढ़ की जो हमारी हड्डी है, इसमें जब बच्चा जन्म लेता है तो 33 हड्डियाँ रहती हैं, और बाद में जब वयस्क होता है तो उसमें वो 26 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो गले से लेके और हमारी खोपड़ी को और जो है ये बीच वाले पार्ट को जोड़े रखती है, और जो है ये हमें सीधा खड़े होने में और जो है स्थिरता प्रदान करती है। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और जो है ये पूछा जाता है। तो ये फ्रेंड्स, स्टार्टिंग की जो ये 7 हड्डी होती है, इसमें टोटल 33 हड्डियाँ होती हैं और वयस्क में 26। तो ये स्टार्टिंग की ये जो 7 हड्डियाँ होती हैं ये सर्वाइकल कहलाती हैं। ये गर्दन की हड्डी होती है और इसे सर्वाइकल बोला जाता है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे 12 हड्डियों का एक सेट होता है, जैसे वक्ष की हड्डी या थोरैसिक कहते हैं, उसका नाम क्या है, थोरैसिक। तो इसमें टोटल 12 हड्डी होती है और सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है। आपने सर्वाइकल पेन के बारे में सुना होगा, जो गले से संबंधित दर्द होता है उसी को सर्वाइकल पेन कहते हैं। जैसे आप लगातार अगर कंटिन्यू ऐसे झुक के पढ़ते हैं तो आपका ये गला दर्द करने लगता है, उसी को कहते हैं सर्वाइकल पेन। उसके आगे बढ़ेंगे तो सर्वाइकल हो गया, थोरैसिक हो गया, सर्वाइकल में 7 हड्डी, थोरैसिक में 12 हड्डी। उसके आगे है लुम्बर, लुम्बर में टोटल 5 हड्डी होती है। और जो है फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सैक्रम वाला पार्ट है, सैक्रम में जो है टोटल 5 हड्डी होती है। और जो है आगे कॉक्सिक होता है, कॉक्सिक, और इसमें टोटल 4 हड्डियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 33 हड्डियों का सेट, है ना, कितने, 33 हड्डियों का सेट। ये बच्चे वाला का, बच्चे का है। अगर हम बताएं तो इसी में जो वयस्क में है, वयस्क में क्या होता है कि जो है सर्वाइकल में तो 7 हड्डी रहती है और थोरैसिक में भी 12 ही हड्डी रहती है। ये जो 12 हड्डी यही वक्ष या छाती की हड्डी होती है। और जो है आगे क्या होता है, लुम्बर की हड्डी तो ऐसे ही रहेगी। तो ये तीनों हड्डियों में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वयस्क में क्या होता है कि ये जो सैक्रम की 5 हड्डी होती है ये मिलकर एक हड्डी बन जाती है, और जो कॉक्सिक की 4 हड्डी होती है ये मिलकर एक हड्डी हो जाती है, और यही दोनों जो है एक एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए संख्या जो है इनकी कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। जैसे यहाँ पे गिन लीजिए आप, यहाँ पे 7 रहती है, 12 यहाँ पे, 7 12 19 और 5 24 और एक 25 और एक 26। ठीक है, यही दो हड्डियाँ 26 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि लास्ट की जो 5 हड्डी और 4 हड्डी है ये एक एक हड्डी बन जाती है। अगला है, आई होप समझ आया होगा आपको। और मुझे नहीं पता कि मैं किस स्पीड से बढ़ा रही हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है, स्पीड कैसी है, मैं उसी हिसाब से अपनी स्पीड रखूँगी। अब हम पढ़ेंगे रिब्स के बारे में, पसलियों के बारे में। तो पसलियों की जो है संख्या टोटल 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी होती है। संख्या में बात करें तो 24 और जोड़ी में बात करें तो 12 होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रिब, ये पसलियाँ हैं, और बीच का ये जो पार्ट होता है स्टर्नम होता है। तो पसलियाँ हमारी आगे स्टर्नम से, यहाँ पे एक हड्डी होती है स्टर्नम, और पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं,
और ये एक गुफा या गुफानुमा जो है संरचना बनाती हैं। इसी के अंदर हमारा फेफड़ा और हमारा हृदय होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 12 हड्डी होती है, सॉरी 24 उपास्थि होती है, हड्डी नहीं होती, ये उपास्थि होती है। और 12 इस साइड, 12 इस साइड, और ये पीछे रीढ़ की हड्डी से और आगे एक स्टर्नम की हड्डी आप देखेंगे जो हमारी जो छाती होती है उसके सामने की तरफ जो एक हड्डी आपको ऐसे टच करेंगे तो वहाँ पे मिलती है, उसी को जो है स्टर्नम कहते हैं। और जो है इसमें टोटल 12 इस साइड में, 12 इस साइड में होती है। इसमें भी फ्रेंड्स इसको डिवाइड किया गया है। जैसे स्टार्टिंग की जो 7 हड्डी होती है इसको जो है ट्रू रिब्स कहते हैं, ट्रू रिब्स। उसके बाद आगे की ये जो हड्डी है जो है इसको फाल्स रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्स रिब्स। 5 जो हड्डी है इसको फाल्स रिब्स कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पे स्टार्टिंग की जो 7 हड्डी है इसको ट्रू रिब्स कहेंगे, और आगे की जो 3 हड्डी है, 3 हड्डी यानी कि जो है 8, 9 और 10, ये जो है क्या कहलाती है? फाल्स रिब्स कहलाती है। और आगे की जो ये 2 हड्डी है इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ऐसा, ये जानते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टर्नम से जो पसली डायरेक्ट जुड़ी है उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 7 तक की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाली आई है 7। तो ये 7 रिब्स तो डायरेक्ट स्टर्नम से ही जुड़ी हैं, इधर भी और इधर भी। लेकिन जो लास्ट की 8वीं, 9वीं और 10वीं ये रिब्स आके 7 नंबर से ही जुड़ी हैं, इसीलिए इनको जो है असत्य रिब्स कहते हैं, असत्य पसली, ठीक है, या फाल्स रिब्स कहते हैं। और स्टार्टिंग के जो 7 होती हैं इनको ट्रू रिब्स कहते हैं, जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हैं इस वजह से। और लास्ट की आप ये दोनों देख सकते हैं, ये दोनों, एक ये और ये पीछे स्टर्नम से जुड़ी ही नहीं है, ना तो किसी पसली से जुड़ी है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और इनकी मतलब आकृति भी छोटी है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये हमारे एक गुफानुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसी के अंदर हमारा हृदय और हमारा जो फेफड़ा होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, इन्हीं के संरक्षण के लिए ये बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स एक स्टर्नम हो गया, मैंने बताया था स्टर्नम रिब्स को आपस में जोड़ती है। और अब हम पढ़ेंगे सिर। तो ये टोटल यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो है टोटल 25 हड्डी थी, 24 पसलियों की और एक स्टर्नम, ये 25, और बाकी मैंने रीढ़ की हड्डी पहले ही बता दिया है, वहाँ पे 26 हो गया है, 26, 25, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 51 है। अभी हमें 29 हड्डी और चाहिए। तो फ्रेंड्स जो हमारी खोपड़ी होती है इसमें टोटल 29 हड्डी होती है, जिसमें से 14 तो फेस पे होता है, 6 कान में होता है, यहाँ पे 6 रहना चाहिए, 6 कान में होता है, एक हायोइड जो गले में होता है, जो रीढ़ की हड्डी को और जो है हमारी खोपड़ी से जोड़ता है, उसी को ही हायोइड कहते हैं, उसी को नेक बोन भी कहा जाता है। अगला है क्रेनियम, जो हमारा खोपड़ी वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें 8 हड्डी होती है। तो ये टोटल जो है 29 हड्डियों का एक सेट होता है। ठीक है, तो चेहरे में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, हायोइड एक नेक बोन या गले की हड्डी कहते हैं इसको, और क्रेनियम जिसे करोटी भी बोलते हैं, क्रेनियम को, और इसमें हमारी टोटल 8 हड्डी होती है। तो हम देखेंगे एक एक हड्डी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फेस बोन देखते हैं। तो फ्रेंड्स फेस बोन के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, इसमें बस आपको संख्या याद रखना है कि ये टोटल 14 होती हैं। नाम नहीं पूछा जाता है कौन सा कहाँ पे होता है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एक हायोइड बोन के बारे में। तो यहाँ पे एक हायोइड बोन होती है जो हमारे रीढ़ की हड्डी को हमारे खोपड़ी से जोड़ती है, हायोइड बोन कहते हैं इसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे खोपड़ी की हड्डी, या जो क्रेनियम होता है हमारे खोपड़ी में जो होता है, ये 8 हड्डियों का सेट जो क्रेनियम होता है, ये 8 हड्डियों के सेट होता है। हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी हड्डी होती है। तो एक एथमॉइड होती है, एक स्फेनॉइड होती है, एक फ्रंटल होती है, पैरोटिड होती है, पैराइटल होती है, टेम्पोरल और ऑक्टिपिटल। तो फ्रेंड्स इसमें से
ये टोटल 6 हड्डियां हैं, जिसमें से जो पैराइटल होती है ये 2 हड्डी होते हैं, टेम्पोरल भी 2 हड्डी होती है, और ये टोटल मिला के 8 हड्डियां बन जाती हैं। एक तो एक ये 3 हो गया इधर, और एक ये 4 हो गया, और ये 2 होती हैं, तो ये 4 4 8 हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा कान। तो फ्रेंड्स कान में भी एक कान में 3 हड्डी, दोनों कान में मिला के 6 हड्डी होती है। तो एक कान में ये हमारा ईयर ड्रम है, और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी पहली हड्डी मिलती है कान की, मैलियस बोलते हैं इसको, मैलियस। और अगला है, फिर आगे बढ़ेंगे तो मिडिल कान में इनकस मिलती है, और स्टेपिस सबसे छोटी, हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। और ये हमारा टोटल कान की हड्डियाँ होंगी। तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस ये हमारे कान की हड्डी होती हैं। एक कान में 3 हड्डी, दोनों कान में मिला के 6 हड्डी होती हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स टोटल अब ये सारे बोन आपको हो गया होगा। तो 29 यहाँ पे हुआ, और जो है उधर 51 हुआ था। तो ये आपका 80 हड्डियों का एक सेट हुआ। अब हड्डियों के बारे में जो अन्य तत्व पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गर्दन में जो हड्डियों की संख्या 7 होती है, वही जो मैंने थोरैसिक वाला बताया था, सर्वाइकल वाला बताया था, वो सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है, वही हमारे गर्दन की हड्डियाँ होती हैं। इसके अलावा कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक कान में 2 तो एक कान में 3 तो बाकी दोनों कान में 6। और इनको याद करने की जो ट्रिक बना के रखे हैं वो MIS यानी कि मैलियस, इनकस और स्टेपिस। जो स्टेपिस हड्डी होती है वो 0.6 mm होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी होती है, ये ध्यान रखिएगा बस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो स्टेपिस, ये स्टेप्स कहीं के लिखे मिलेगा आपको, मध्य कान में पाई जाती है, ये होती है। अगला है सबसे बड़ी हड्डी फीमर या उरु अस्थि होती है, जो जांघ में पाई जाती है हमारे। अगला है सबसे कमज़ोर हड्डी क्लेविकल, जो कॉलर बोन होती है, वो सबसे छोटी होती है, सबसे कमज़ोर होती है सॉरी, और इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी जो हमारे जबड़े की होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। और फ्रेंड्स जो ऊपरी जबड़ा होता है उसे जो निचला जबड़ा होता है उसे मैंडिबल कहते हैं, और जो ऊपरी जबड़ा होता है उसे मैक्जिला कहते हैं। अगला पैर की हड्डियाँ खोखली होती हैं। पटेला, जो हमारा पटेला पाया जाता है, जो घुटने में पाया जाता है कटोरी नुमा, उससे वो सिस्माइड बोन का बना होता है। अगला है जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है। और जो पैल्विक का एक भाग है, तो जो हमारी पैल्विक की हड्डियाँ होती हैं उनको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, तो उसी में से एक पार्ट होता है इसियम जब हम बैठते हैं तो इसियम पार्ट पे ही जोर पड़ता है। अगला है मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं, और हड्डी से हड्डी को जोड़ने को लिगामेंट कहते हैं। अस्थियों के जोड़ के पास साइनोबियल नामक द्रव पाया जाता है। जो जहाँ हमारी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं वहाँ पे साइनोबियल नामक द्रव पाया जाता है, जो कि घर्षण को ख़त्म करने का काम करता है और हड्डियों को मोड़ने में सहायता प्रदान करता है। और जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? गठिया नामक रोग हो जाता है। अगला है खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है। जो हमारी खोपड़ी है उसके पीछे एक खोखला जगह होता है जिसे फोरमिन मैग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरमिन मैग्नम। अब हम पढ़ेंगे कुछ अस्थि कोशिकाओं के बारे में। तो अस्थि कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर ख़त्म कर देती है, इसे बोन ईटिंग सेल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो ओस्टियोक्लास्ट है यह खराब जो कोशिकाएं हैं उनको खाकर ख़त्म करते हैं, इसीलिए इन्हें बोन ईटिंग सेल भी कहा जाता है। और अगला है ओस्टियोब्लास्ट, यह अस्थि का निर्माण करती हैं। और ओस्टियोक्लास्ट जो खराब कोशिकाओं को खाती हैं, ओस्टियोब्लास्ट ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होती हैं और इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं, निर्माण करती हैं इसलिए बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। अगला है ओस्टियोसाइट्स, या अस्थियों को परिपक्व बनाती हैं, यानी कि हड्डियाँ तो ओस्टियोब्लास्ट बना देगी, तो इसे परिपक्व कौन बनाएगा? ओस्टियोसाइट्स, इसे मैच्योर सेल कहते हैं। अगला है अस्थिमज्जा, बोन मैरो, अस्थियों के बीच में जालीनुमा आकृति को अस्थिमज्जा कहते हैं। तो अस्थियों के बीच में ही एक जालीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसी में जो है आरबीसी का निर्माण भी होता है, और जो है यहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है। अगला है संधि। संधि क्या होता है? जॉइंट्स, कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियाँ मिलकर हिल डुल सकती हैं, यानी कि संधि, जैसे हड्डियों को जोड़ को क्या कहते हैं? मतलब उस जोड़ को संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधियाँ कहलाती हैं। संधि वाले स्थान एक गुहा पाया जाता है जिसे साइनोबियल गुहा कहते हैं। तो जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, जैसे घूमने के आधार पर जॉइंट को डिसाइड किया गया है। जैसे
पहले तो जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं, अचल, इमूवेबल जो है जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो इमूवेबल जो अचल होती हैं, जो बिल्कुल मूवमेंट करती ही नहीं, ऐसी जो संधियाँ जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती हैं, उसे अचल या इमूवेबल जो है जॉइंट्स कहेंगे। स्लाइटली मूवेबल जो हल्का फुल्का सा मतलब घूम सकती हैं। और अगला है फ्रीली मूवेबल जो पूर्ण तरीके से घूम सकती हैं या मतलब घूम सकती हैं। तो फ्रीली मूवेबल को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं। अगला हिंज जॉइंट, पाइरोट या खूंटी जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फ्रीली तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, जो जहाँ हमारा हाथ जो है कंधे से जाके जुड़ा है, उस जॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अलावा जहाँ जो है हमारा जो पैर है हमारे कमर के साथ जहाँ से अटैच है, उस जॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और हमारे कमर के जॉइंट को जो है, जहाँ हमारा पैल्विक गर्डल जुड़ा हुआ है रीढ़ की हड्डी के साथ, उसको भी जो है क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यानी कि ऐसा जॉइंट जो जहाँ हम 360 डिग्री घुमा सकें। जैसे आप अपने हाथ को देखिए, आप पूरा गोल गोल 360 डिग्री घुमा सकते हैं। अपना पैर देखिए, उसको भी घुमा सकते हैं। ऐसे अपना कमर भी गोल गोल पूरा एकदम 360 डिग्री घुमा सकते हैं। तो इन सब की जो जॉइंट्स होती हैं उन्हें कंदुक खलिका या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जिसे हम पूरा तरीके से घुमा सकें, गोल गोल पूरा घुमा सकें, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर आएगा। हिंज या कब्जा जॉइंट, आपने दरवाजे में कब्जे के बारे में पढ़ा होगा। तो कब्जा क्या करता है, दरवाजे को केवल एक साइड खुलने देता है, दूसरी साइड नहीं खुलने देता है। तो उसे ही जैसे कि हमारा हाथ है, तो आप कोहनी के पास से हाथ को एक ही तरफ मोड़ पाते हैं, अपने तरफ मोड़ पाते हैं, इसके पीछे की तरफ नहीं मोड़ पाते हैं। इसी प्रकार हमारा पैर है, घुटने से आप इसको पीछे की तरफ मोड़ पाते हैं, लेकिन आगे की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ पाते। जितना पीछे की तरफ मोड़ पाते हैं उतना आगे की तरफ नहीं मोड़ पाएंगे। ठीक है। तो जो कोहनी और जो है हमारे घुटने की जॉइंट होती है, उसे हिंज जॉइंट कहा जाता है। इसके अलावा पायरोट जॉइंट जो हमारे गले की जॉइंट होती है, उसे पायरोट या खूंटी जॉइंट कहते हैं। अगला है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो हमारे टार्सल और कार्पल की जॉइंट होती है। टार्सल में मैंने बताया था 8 हड्डी, और टार्सल में 7 और कार्पल में 8। इनकी जो जॉइंट्स होती हैं वो कहलाती हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। और सैडल जॉइंट, जो अंगूठे की जॉइंट्स होती हैं वो सैडल जॉइंट्स कहलाती हैं। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे लिखा भी गया है अच्छे से, तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ बस। अचल संधि, इस संधि को फिक्स्ड या रेशेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा सा भी गत नहीं करता या खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। तो जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये हमारी खोपड़ी में देखिए आप बिल्कुल भी गति नहीं होती है। और इसके अलावा जो हमारा दांत वाला पार्ट है, इसमें भी गति नहीं होती है। तो ये इमूवेबल जॉइंट के एग्जांपल्स हैं। अगला है अपूर्ण संधि। यह संधि वहाँ पाई जाती है जहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलती है, जैसे पसली, रिब्स में। और कशेरुक दंड, हाँ, तो पसली भी हमारी हल्का फुल्का जो है मूव करती है, और रीढ़ की हड्डी भी मूव करती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हल्का फुल्का झुकने उकने के लिए। और जो है अगला है फ्रीली मूवेबल, या संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करती है। 5 प्रकार की होती है, जिसमें से एक पहला है बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खलिका बोलते हैं इसको। इस प्रकार की संधि में एक गुहा स्थान होता है जो हड्डी से जुड़ा होता है। उसका ऊपरी भाग गोल होता है या सभी दिशाओं में घूम सकता है, यानी कि सभी दिशाओं में घूम सकता है। वही मैंने बताया, सभी दिशा में घूमने का मतलब क्या है, 360 डिग्री घूम सके वो। जैसे कि पैल्विक और फीमर। पैल्विक हमारे जो कूल्हे की हड्डी होती है, ये जो मैंने बताया कमर के नीचे वाला पार्ट हम पूरा घुमा सकते हैं। इसके अलावा फीमर या पैर वाला जो फीमर वाला पार्ट है वो घुमा सकते हैं। इसके अलावा स्केपुला और ह्यूमरस। स्केपुला जो कंधे से हाथ जुड़ता है, और जो है ह्यूमरस, इन दोनों का जो जॉइंट है उसे भी हम 360 डिग्री घुमा सकते हैं। अगला है हिंज जॉइंट, या केवल एक ही और गति प्रदान करने की अनुमति देता है, जैसे घुटना और केहूनी। अगला है पायरोट जॉइंट्स, खूंटी संधि। इसका आकार खूंटी के समान होता है या एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे कशेरुक दंड का ऊपरी भाग, और जो है जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है उसका ऊपरी भाग एटलस कहलाता है, और निचला भाग। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स एक दूसरे पर फिसलती हैं और थोड़ा गति प्रदान करती हैं, जैसे टार्सल और कार्पल के बीच की जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग है।
अगला है सैडल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के समान ही होता है। तो आप अंगूठे को घुमा के देखिए, थोड़ा घूमता है लेकिन पूरा 360 डिग्री पूर्ण रूप से नहीं घूम पाता है। घुमाओ तो कुछ उसी प्रकार का है लेकिन उतना नहीं घूम पाता है जितना हमारा जो है हाथ और पैर इतना घूमता है। तो इसे सैडल जॉइंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अंगूठे का जो जॉइंट है वो सैडल जॉइंट कहलाता है। अगला है बनावट के आधार पर हड्डियों के प्रकार। तो फ्रेंड्स, बनावट के आधार पर हड्डियों को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, लगभग 5 प्रकार के में है। एक फ्लैट या चपटी जो हड्डी बोलते हैं। तो यह हड्डी शरीर के आंतरिक भागों को रक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? फ्लैट जो बोन होता है शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। जैसे रिब्स है, खोपड़ी है, इसके पुला है, इनकी जो हड्डियाँ होती है वो थोड़ा सा चपटी होती हैं। अगला है लॉन्ग बोन, लंबी हड्डी, यह शरीर के भार को रोकती है, जैसे हाथ और पैर। अगला है शॉर्ट बोन, छोटी हड्डी, ये आकार में छोटे हैं तथा शरीर को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, जैसे टार्सल और कार्पल। इसके अलावा जो है इररेगुलर बोन, अनियमित हड्डी, इसका आकार अलग अलग रहता है और जैसे कशेरुकदंड की सभी हड्डियां या हल्का गति प्रदान करती हैं। तो जो इररेगुलर या अनियमित हड्डी होती हैं ये अलग अलग आकार की होती हैं और जैसे कशेरुकदंड की सभी हड्डियां अलग अलग प्रकार की होती हैं और हल्का गति प्रदान भी करती हैं। और सिस्मॉइड बोन यह कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है, जैसे पटेला हमारा सिस्मॉइड बोन का ही बना होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मांसपेशियों के बारे में। तो पेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम। तो मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी है? टोटल 639 हैं। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस या जांघ में होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी जांघ की ही होती है और उसी पे जो मांसपेशियां चढ़ी रहती हैं वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती हैं। ठीक है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस, जो स्टेपिस हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, उसी पे जो चढ़ी मांसपेशी होती है वही हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, जिसे स्टेपेडियस बोलते हैं। और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। तो सबसे लंबी सार्टोरियस जो जांघ में पाई जाती है, सबसे छोटी स्टेपेडियस जो कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, अंतर है यहाँ पे, जो लंबाई में अंतर है, लेकिन बड़ी जो क्षेत्रफल में बड़ी हो। तो जैसे कि जो हमारी कूल्हे की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है, सॉरी, जो मांसपेशी होती है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं जिसे। मांसपेशियों में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो मायोसिन है। और जो है इसके अलावा मैंने बताया था हड्डियों में ओसिन और जो है अस्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होती है। तो मांसपेशियों में थकान किस वजह से महसूस होती है? लैक्टिक एसिड की वजह से। अगला है मांसपेशी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। तो ऐच्छिक मांसपेशी कौन सी होती है? वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। तो ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार काम करें तथा जो हमें गति प्रदान करने में सहायता करती हैं और जो कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसी वजह से कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है। तो ऐसी मांसपेशियों में लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है। मांसपेशी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बस इतना ही, जितना हम पढ़ रहे हैं बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, यही इतना ही प्रश्न बनता भी है। और अगला है अनैच्छिक पेशियाँ, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये हमारे शरीर की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी नहीं रहती हैं। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। अगला है हृदयक पेशी, कार्डियक मसल्स। ये अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार होता है। तो हृदयक पेशी क्या है? अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार होता है जो हृदय में पाया जाता है। यह भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। तो हृदय हमारी इच्छा अनुसार कहाँ काम करेगा भाई? वो जब तक चलेगा हम तब तक जीवित हैं। अगला है रिमार्क के बारे में देखना है, एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? सिलेक्सर। ये मैंने पहले बताया है। तो सिलेक्सर काम करता है। और जो है तो एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ने का सिलेक्सर, और जो है जबकि एक्सटेंसर, यानी कि अगर एक मांसपेशी दूसरे मांसपेशी से जब मतलब सिकुड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? सिलेक्सर कहते हैं। और जो है जब थोड़ा फैलती हैं तो इसे एक्सटेंसर कहते हैं। ठीक है। तो
ये मांसपेशियों के बारे में रहा। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही ये बंद करेंगे। तो पाचन तंत्र, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। क्या होता है इसमें? जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। और जो है ये हमारा पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम है। देखिए इधर, यहाँ ये हमारा मुख है और यहाँ से लेके ये ग्रास नली होते हुए ये हमारा अमाशय आ गया, उसके बाद ये अग्नाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये हमारा अपेंडिक्स हो गया। ठीक है। पाचन तंत्र दो भागों में बटा है। तो पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो आहार नाल और उससे जुड़ी दूसरी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जो पाचक रस स्रावित करती हैं, है ना। तो आहार नाल, ये सारी हमारे आहार नाल का पार्ट है। और दूसरा जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो भी हमारे आहार नाल का ही पार्ट होती है, हमारे पाचन तंत्र का पार्ट होती हैं। अगला है आहार नाल। तो एलिमेंट्री कैनाल, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। यानी कि जैसे मैंने बताया, ये जैसे ये मुख है हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा पार्ट है, यहाँ तक पाई जाती हैं हमारी जो है आहार नाल। भोजन के समय पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। तो जो भोजन का पाचन होता है तो कहाँ रहता है? आहार नाल में ही होता है। और आहार नाल की लंबाई पूछी जाती है 32 फीट होती है, इतना 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन सा अंग शामिल है? तो मुख गुहा हमारे शामिल है, ग्रसनी शामिल है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, ये अंग शामिल होते हैं आहार नाल के अंतर्गत। देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा मुख गुहा है, उसके बाद ये हमारे आहार नाल है, ग्रसनी है, और ये अमाशय है, और फिर आगे अग्नाशय है, और जो है फिर ये आपकी ये जो अंदर में बना है ये स्ट्रक्चर छोटी आंत है, और ये जो लेयर है ये बड़ी आंत है, उसके आगे ये गुदा द्वार है ना। तो ये इतना पार्ट हो गया आहार नाल का। अगला है संबंध ग्रंथि, संबंध पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती हैं। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुख में ही रखने के बाद से ही पाचन की क्रिया स्टार्टिंग हो जाती है, और पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारे मुख में लार के मिलने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, और जो है छोटी आंत में ये पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है, और बड़ी आंत में इनका अवशोषण होता है। यानी कि छोटी आंत में ये अवशोषण हो जाता है, लेकिन जल का जो अवशोषण होता है ये बड़ी आंत में होता है। अगला है मुख गुहा, बकल कैविटी। तो पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। मुख गुहा को बकल कैविटी कहते हैं, और यहीं से भोजन का जो पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा एक खाली जगह है जिसमें जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत होते हैं। तो हमारे मुख गुहा में क्या क्या शामिल होता है? जीभ होता है, और जो है जीभ होता है, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। अगला है लार ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, लार ग्रंथि 3 होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। आगे हम बताएंगे इसके बारे में, लार ग्रंथि के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है लार ग्रंथि के बारे में, स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं इन्हें। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। तो प्रतिदिन कितने? 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। तो कौन कौन सा? लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन, लगभग 3 से 4 प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो टाइलिन होता है वो लार ग्रंथि से निकलता है। टाइलिन सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। लाइसोजाइम का क्या काम होता है? जो भोजन के साथ बैक्टीरिया वगैरह आते हैं या कीटाणु आते हैं उनको मार गिराता है। और टाइलिन और डायस्टेज का जो काम होता है ये स्टार्च का पाचन स्टार्ट कर देता है और कार्बोहाइड्रेट में से बदल देता है। और फ्रेंड्स, म्यूलिन का जो काम होता है ये भोजन को चिपचिपा या लसलसा बना देता है और उसे निगलने में आसानी होती है। जब भी भोजन चिपचिपा टाइप में होता है तो उसे निगलने में थोड़ा आसानी होती है। आप देखते होंगे जब हम
दाल सब्जी चावल सब अच्छे से मिला के खा रहे होते हैं तो हमें अटकता कम है, लेकिन हम अगर सूखा सूखा टाइप में खाते हैं तो थोड़ा अटकता ज़्यादा है ना। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती हैं? तो 3 जोड़ी होती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड होती है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है सब मैंडिबुलर, और थर्ड यानी कि लास्ट होती है सब लिंगुअल, जो कि सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी पैरोटिड और सबसे छोटी सब लिंगुअल। जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि पर विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, यानी कि जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है इस पर जब वायरस का अटैक हो जाता है तो क्या होता है, उसमें सूजन आ जाती है और इसे ही गलसुआ या मम्स कहते हैं। तो आप देखते होंगे कभी कभी गला सूज जाता है तो वायरस के अटैक के कारण होता है, और इसमें पैरोटिड ग्रंथि हमारी सूज जाती है। अगला है, रिमार्क में यहाँ पे बताया गया है कि सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड कहलाती है। यानी कि जो सांप में अगर हम देखें तो जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है यही जो है विष का काम करती हैं उसमें, है ना। अगला है टीथ के बारे में, हम यहाँ पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है तथा 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो हमारा जो दांत होता है वो कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड होता है, बाकी भाग जो होता है क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। और दांतों का जो क्षरण होता है या टूट फूट की क्रिया होती है वो फ्लोरीन के कारण होती है। बार बार ये पूछा गया है, बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो दांतों में क्षरण की क्रिया किसके कारण होती है? तो फ्लोरीन के कारण होती है। अगला है, मानव दांत के 2 परत होते हैं। बाहरी परत जो इनेमल होता है, यानी कि जैसे ये दांत है तो इसका ये जो बाहरी परत जो वाइट दिखता है वो हमारा इनेमल होता है, जो काफ़ी मजबूत होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल ही होता है। उसके आगे उसके नीचे ये डेंटाइन होता है जिसे आंतरिक भाग कहते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग हमारा इनेमल ही होता है और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल दांतों की रक्षा करता है। अगला है डाइफोडोंट। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें डाइफोडोंट कहते हैं। जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है ये 2 बार आते हैं। और जो है अगला है मोनोफाइडेंट। वैसे दांत जो जीवन में 1 बार ही आते हैं उन्हें मोनोफाइडेंट कहते हैं। जैसे अक्ल दांत। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर को कृंतक बोलते हैं, कैनाइन को रत्नक, प्रीमोलर को अग्र चवर्धक और मोलर को चवर्धक। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। यहीं पे दांत बना हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ्रंट के जो 4 दांत होते हैं ये हमारे चवर्धक होते हैं। 1 मिनट फिर से इसको बनाते हैं। तो फ्रंट के जो ये 4 दांत होते हैं ये हमारे चवर्धक मतलब इंसीजर होते हैं, यानी कि कृंतक होते हैं। उसके आगे का एक एक दांत जो नुकीला टाइप में होता है वो कैनाइन होता है या रदनक होता है। उसके आगे जो है 2 दांत रहता है जो कि प्रीमोलर होता है, अग्र चवर्धक होता है। उसके बाद मोलर, अगला मोलर होता है जो कि 3 दांत होते हैं। और जो है ये चवर्धक कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कृंतक के बारे में जानते हैं। इन्हें नोज टीथ भी कहते हैं। तो जैसे कि ये दांत हो गया, जो सामने के 4 दांत होंगे ऊपर भी और नीचे भी, 4 4 8 दांत, इनकी संख्या टोटल 8 होती है। और इन्हें ये नाक के नीचे जस्ट ही होते हैं सामने पे, और इन्हें नोज टीथ कहते हैं। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। जैसे आपको सेब काटना है तो कौन काटेगा? कृंतक काटेगा। मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर चौड़ा होता है। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो उनमें इंसीजर थोड़ा सा चौड़ा होता है। आप देखेंगे भैंस में, गाय में, इनमें थोड़ा सा चौड़ा होता है। कैनाइन, रदनक, इन्हें आई टीथ भी कहते हैं। आँख के नीचे जो है एकदम आँख के सुझाने पर ये होता है, और ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसमें काफ़ी मतलब ये नुकीला टाइप में होता है।
और इनकी जो संख्या होती है टोटल 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे होती है। और जो है ये मांसाहारी जानवरों में अधिक नुकीला होता है। अगला है प्रीमोलर अग्रचर्वणक, इसे चेक टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। तो जो प्रीमोलर होता है ये जो है चेक टीथ भी कहलाता है। और जो है भोजन को चबाने का काम कौन करता है? चर्वणक करता है, अग्रचर्वणक और चर्वणक भी करता है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो पूछा जाता है बार बार कि वह कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है? तो अग्रचर्वणक जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वो टोटल 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। अगला है मोलर। तो मोलर इसे विजडम टीथ भी कहते हैं, बुद्धि दांत भी कहते हैं। और इसका कार्य भोजन को चबाना होता है। बच्चों में अंतिम मोलर या थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। तो बच्चों में केवल 2 मोलर ही पाए जाते हैं, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। मैंने बताया इनकी संख्या 6 होती है, 3 ऊपर 3 नीचे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो थर्ड मोलर होता है वो नहीं पाया जाता, उसी को विजडम टीथ बोलते हैं। बाद में वो अक्ल दाढ़ के रूप में जाना जाता है और वो बाद में निकल के आता है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या मोलर पाया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में अगर बात करें कौन सा दांत पाया जाता है तो मोलर पाया जाता है। बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है, अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है तथा अंतिम मोलर भी नहीं पाया जाता है। अगला है बच्चों में कुल दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं, यानी कि 20 दांत दोबारा निकलते हैं। 20 दांत 2 बार निकलते हैं बच्चों में। इस 20 दांत को दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 से 2 साल बाद वो निकलता है। और जो है 12 वर्ष की अवस्था आते आते तक पूरा दांत टूट जाता है और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांत की कुल संख्या 20 + 32 यानी कि टोटल 52 दांत हमारे पूरे मानव काल में निकल के आता है। पक्षियों की चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप होते हैं। तो पक्षियों का जो चोंच होता है वो दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। अगला है हाथी का बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकंड इंसीजर होता है। यानी कि जो हाथी का जो बाहर निकला दांत होता है वो जो उसका ऊपरी जबड़ा है उसमें जो दूसरे नंबर का इंसीजर होता है या रदनक वही होता है। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है? वयस्क में अगर डेंटल सूत्र या दांत फार्मूला की बात करी जाए तो 21-23/21-23 होता है। और बच्चों में ये 21-02-21-02 होता है। हम आपको बताएंगे ये होता कैसे है। जैसे फ्रेंड्स, जैसे ये ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है, लेकिन इस जबड़े को अगर हम आधे बांट दें तो जैसे इस ऊपर के साइड में भी 16 दांत होंगे और नीचे के साइड में भी 16 दांत होंगे इस पूरे पार्ट में। तो अगर इनको हम बीच से अगर फिर से डिवाइड कर दें एक भाग को तो इधर 8 दांत तो होंगे और इधर भी 8 दांत होंगे, है ना। तो एक तरफ की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला ही है तो इसको हमने 2 भाग में बांट दिया। तो एकदम मध्य भाग से 2 भागों में बांटते हैं तो यही जो 8 दांत होता है इसी से फार्मूला बनता है। तो मान लीजिए ये पूरा पार्ट है और इस इधर 8 वाले भाग को मैंने बांट दिया है 2 बराबर भागों में। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हमारा इंसीजर हो जाता है क्योंकि टोटल 4 होते हैं। तो 2 इधर चला गया और 2 इधर चला गया। एक कैनाइन होता है, एक कैनाइन होगा और इसके अलावा 2 इधर प्रीमोलर होंगे। थोड़ा सा ये किच हो रहा है इसमें, फिर से एक बार स्पष्ट रूप से बनाते हैं। तो मान लीजिए थोड़ा सा कलर चेंज करके भी करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने डिवाइड कर लीजिए मान लीजिए, और ये हमारा इंसीजर हो गया। उसके बाद एक हमारा ये जो है ये कैनाइन का हो गया। उसके बाद 2 दांत हमारे रदनक होते हैं, सॉरी प्रीमोलर होते हैं, 2 दांत प्रीमोलर। उसके बाद इधर जो है यहाँ पे 3 दांत होते हैं जो थोड़ा सा यहाँ पे दिख कम रहा है, थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था हमको। फिर से बनाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक इंसीजर हो गया, दूसरा हो गया ये हमारा केनाइन हो गया जो थोड़ा नुकीला होता है। उसके बाद हमारा ये मोलर हो गया जो इनकी संख्या 2 होती है, प्री मोलर सॉरी।
उसके बाद ये हमारा यहाँ पे 3 दांत जो है मोलर का हो गया। तो ये यही इसी इतने दांत से फार्मूला बनता है, यानी कि 2, अगर हम इधर इधर भी 8 दांत हो गया टोटल और इधर भी 8 रहता है, यानी कि एक तरफ ऊपर की तरफ 16 और नीचे की तरफ भी 16 दांत होते हैं। और इन 16 को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 8 आता है। और इसी एक जो एक तरफ का 8 होता है, मान लीजिए ऊपर के जबड़े को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, तो जो एक तरफ में 8 दांत आता है वहीं से फार्मूला बनता है। तो जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे इंसीजर की संख्या कितनी है, 2 है, फिर कैनाइन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्री मोलर है ये 2 है, और जो मोलर है ये 3 है। तो यहीं से फार्मूला बन के आता है 2 जो ये संख्या इंसीजर की है, उसके बाद 1 जो है ये कैनाइन की संख्या आएगी, और 2 ये प्री मोलर होता है, तो ये इनकी संख्या 2 होगी, और इसकी संख्या ये 3 मोलर की होती है, तो ये 3 हो गया। तो इसी को 2 से गुणा कर देंगे, और नीचे भी 21 23 ही रहता है, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8, और 8 गुणे 2 यानी कि 16 ऊपर और 16 नीचे, ये होता है। इसी में जो बच्चों में ये मोलर नहीं होता है, प्री मोलर नहीं होता, तो इसी 2 की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। प्री मोलर नहीं होने की वजह से 2 की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, और अगला है दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। ये मैंने बताया ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले तो उसको आधा किए, 16 में किए, फिर उसको भी आधा कर दिया, 8 में कर दिए। और जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते हैं। जो जानवर होते हैं उनके ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते हैं। अगला है स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर तथा घोड़ा में होता है। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत किस में होता है, सुअर में होता है, तथा घोड़े में कितना 44 होता है। मच्छर में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय और भेड़ में 32 दांत होते हैं। तो मच्छर में कितने टोटल 47, और जबकि गाय और भेड़ में 32 दांत होते हैं। देखिए सर, देखिए फ्रेंड्स, जो है ये खान सर की नोट्स का है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं खान सर की नोट्स को। मैं भी प्रीफर करती हूँ पढ़ने के लिए, तो आप लोगों के लिए भी मैंने ये वीडियो बना दिया है। और जो है आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। अगला है ग्रास नली। यह मुँह गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है तथा नली के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। जो हमारा मुख गुहा होता है ये अमाशय से जोड़ने का काम करता है ग्रास नली। मुख गुहा को अमाशय से कौन जोड़ता है, ग्रास नली जोड़ता है, और यह नली के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती। बार बार पूछा जाता है निम्न में से किसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो ग्रास नली में नहीं होती है। अगला है अमाशय। अमाशय स्टोमच। यह थैली की आकृति का होता है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पाचन दोनों का कार्य करता है। इसमें लगभग 4 घंटे तक भोजन रहता है। तो जो अमाशय है यहाँ ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, और इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। इसमें भी भोजन का पाचन यहाँ पे भी होता है, और यहाँ से कुछ रस भी निकलते हैं, और हम ये भी पढ़ेंगे कौन कौन सा रहता है। और जो है भोजन को पचाने का काम भी करता है और संग्रहित भी करता है कुछ समय के लिए। तो अमाशय 3 भाग होता है अमाशय का, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो अमाशय को 3 पार्ट में, जो अमाशय एक जो स्ट्रक्चर है इसको 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो आगे बताते हैं इसको। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये जो ये ग्रास नली ऊपर से आ रही है, तो आके यहाँ पे ये अमाशय वाले पार्ट से जुड़ती है। ठीक है, तो इसको भी अमाशय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट ये, यानी कि एक ये और ये 3 पार्ट हो गया टोटल। तो जो है ये हमारा कार्डियक है, ये फंडिक है, और ये पाइलोरिक है। तो फ्रेंड्स इन सब का अलग अलग काम है, हम पढ़ते हैं। तो कार्डियक से जो कार्डियक वाला पार्ट है यहाँ से HCl का स्राव होता है। HCl एक अम्लीय पदार्थ है, और जो है ये भोजन को अम्लीय बना देता है। जैसे इसके प्रभाव में भोजन आता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। और यहाँ पे जो हमारे लार से टाइलिन मिला होता है उसके प्रभाव को HCl समाप्त कर देता है और कीटाणुओं को मार देता है, और यह भोजन को अम्लीय बना देता है। HCl जो है भोजन को अम्लीय बनाता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है, यानी कि और तेज़ से पाचन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अगला है फंडिक। बीच का जो पार्ट होता है फंडिक। तो कार्डियक में आया भोजन ग्रास नली से, तो
HCl मिला, उसके बाद अम्लीय बनेगा भोजन, एंजाइम की क्रिया तेज होगी। उसके बाद अब भोजन फंडिक में आएगा। फंडिक के बीच का भाग होता है अमाशय के, इसमें कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे रूजी कहते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं? रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का काम करता है, और जब हम भोजन नहीं किए रहे होते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और यह चुभने लगता है। तो जैसे जब हम खाना नहीं खाए होते हैं बहुत देर तक, हमें भूख बहुत तेज़ लगी होती है, तो हमारे पेट में कुछ लगता है गड़ रहा है, या कुछ लगता है पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्यों? ये जो रूजी होता है ये अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। इसमें उंगली नुमा स्ट्रक्चर, ऐसे कांटेनुमा पाया जाता है, वो खड़ा हो जाता है अपने स्थान पर। अगला है थर्ड पार्ट जो था पाइलोरिक। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिससे जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। जब जो जठर रस नहीं निकलता है तो पाचन भी अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक कहते हैं। और जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है, ठीक है। रेनिन और पेप्सिन जो कि दूध को बचाने का काम करता है। बच्चों में रेनिन तो मेनली रेनिन और पेप्सिन दोनों ही, मतलब पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में और रेनिन जो है दूध के पाचन में काम करता है। और ख़ासकर रेनिन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं तो उनका पाचन ज़्यादा ज़रूरी है दूध का, इसलिए बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। अगला है रेनिन दूध को दही में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। तो रेनिन क्या करता है? दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। अगला है पेप्सिन, प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन के पेप्टोन्स में बदल देता है। यानी कि प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। तो यानी कि यहाँ पे अब अमाशय से काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे जाएगा कहाँ पे? छोटी आंत में। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आगे इसका स्ट्रक्चर, तो जो हमारा जो छोटी आंत होती है इसके भी 3 भाग होते हैं। अभी यहाँ पे दिखाते हैं स्ट्रक्चर आपको पहले। हाँ, तो ये पाचन तंत्र में देखिए, ये हमारा अमाशय है और ये हमारी छोटी आंत है, ठीक है। ये हमारा अमाशय वाला पार्ट है और ये हमारी छोटी आंत है। और जो है छोटी आंत में अब भोजन आएगा अमाशय से, इसकी जो है यहाँ पे जो है भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पक्वाशय, डेड्यूनम बोलते हैं जिसे, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। और इससे पहले जो है फिर यकृत, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार 1.5 kg होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण स्वयं कर लेती है। यकृत में पित्त या बाइल का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, अग्न्याशय के बाद जो है भोजन कहाँ आता है? अग्न्याशय में आता है। और जो है उसके बाद यकृत, इन सब में भी जो है यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है। और जो है पित्ताशय में इसका जो है भंडारण होता है, पित्त आकर जमा रहता है, इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। और पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है, यानी कि जब पथरी बन जाती है अगर पित्ताशय में, तो यह ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरी पित्ताशय को काट कर निकालना पड़ जाता है, ठीक है। ये इतना पार्ट है।